नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल यूजे पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण में कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित कृषियाँ कितने प्रकार की होती हैं इसमें ये पढ़ेंगे, और इससे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, किस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। दोस्तों, कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी अगर जैसे कह दिया जाए हॉर्टिकल्चर क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें बोला जाएगा हॉर्टिकल्चर क्या है, बागवानी होती है इसके अंतर्गत। हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया बागवानी। इसी तरह पूछा गया विटीकल्चर क्या है। दोस्तों, विटीकल्चर होता है हमारा अंगूर उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है और विटीकल्चर है अंगूर उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह एपीकल्चर की बात करें तो एपीकल्चर हमारा मधुमक्खी पालन से संबंधित है। उसी तरह पीसीकल्चर कहा जाए, पीसी का मतलब हो गया मत्स्य पालन, पीसी का मतलब हो गया मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके बाद सेरीकल्चर की बात करें तो हमारा रेशम उत्पादन से है। किससे दोस्तों? रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। उसके बाद ओरेलीकल्चर की बात करें, ओलेरीकल्चर में होता है साग सब्जी और का उत्पादन, साग सब्जियों का उत्पादन होता है ओलेरीकल्चर के अंतर्गत। उसके बाद आता है दोस्तों फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत पुष्प उत्पादन होता है दोस्तों, यानी फूलों का खेती होती है उसके अंतर्गत दोस्तों फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत। फ्लोरी से मतलब याद रखेंगे दोस्तों, फ्लो मतलब फ्लावर भी होता है, उसी से फ्लोरी बना हुआ है। उसके बाद आता है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर में आता है दोस्तों समुद्री उत्पादन, समुद्री उत्पादन इसी के अंतर्गत आता है मोरीकल्चर के अंतर्गत। अब वर्मी कल्चर की बात करते हैं। वर्मी कल्चर हमारा केंचुआ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? केंचुआ उत्पादन से संबंधित है वर्मी कल्चर। इनको याद रखेंगे दोस्तों, हॉर्टिकल्चर बागवानी, विटीकल्चर अंगूर, एपीकल्चर मधुमक्खी, मधुमक्खी को एपी भी बोलते हैं, एपीकल्चर उससे याद रखेंगे दोस्तों मधुमक्खी से। पिसीकल्चर पिसी मत्स्य ऐसे कुछ मिल रहा है इसमें सा से, तो मत्स्य और पिसी याद रखेंगे, पिसी से मत्स्य हो जाएगा। उसके बाद सेरीकल्चर, सेरी में भी रेशम से रे से याद रखेंगे, सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन होगा। ओलेरीकल्चर में होगा साग सब्जी। फ्लोरीकल्चर फ्लावर से याद रखेंगे, पुष्प उत्पादन हो जाएगा। मोरीकल्चर में समुद्री उत्पादन, वर्मीकल्चर में केंचुआ उत्पादन, यानी केंचुआ पालन उत्पादन, क्या केंचुओं का पालन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो इतना याद रखेंगे दोस्तों। इसके अंदर और भी कृषियाँ आती हैं, कौन कौन सी कृषियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कृषि दोस्तों झूम कृषि होती है। झूम कृषि के अन्य नाम की बात करें तो झूम कृषि को और क्या क्या कहते हैं? पहला स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं इसको, स्थानांतरण कृषि भी इसको कहते हैं। उसके बाद जनजाति कृषि भी बोलते हैं झूम कृषि को। झूम कृषि को कहते हैं स्थानांतरण कृषि या जनजातीय कृषि। इसके विशेष की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें विशेष बहुत सारे इंपॉर्टेंट विशेष हैं, इनको देखते हैं। इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता, याद रखेंगे। उसके बाद कहता है पेड़ पौधों या घास फूस को जलाकर की जाने वाली कृषि है। मतलब ये है दोस्तों कि इसमें रासायनिक उर्वरक तो यूज नहीं किए जाते, मतलब प्रयोग किया नहीं जाता। तो ऐसे कौन कौन से यूज किए जाते हैं? जैसे पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, उन्हीं को जलाकर खेत में मिला देते हैं दोस्तों, तो वही हमारा उर्वरकता को बढ़ा देता है। तो यही वो है, पेड़ पौधे या घास फूस को जलाकर की जाने वाली कृषि कही जाती है। और वर्षा पर आधारित कृषि है दोस्तों, वर्षा पर आधारित कृषि है, मतलब हम और किसी पर आधारित नहीं रहते हैं, वर्षा के जल से ही हम सिंचाई इसमें करते हैं झूम कृषि में। इसमें गहराई से जुताई नहीं होती है, इसमें जो है गहराई से जुताई नहीं की जाती दोस्तों, गहराई से जुताई नहीं की जाती है। गारो खासी जनजातियाँ जो हैं मुख्य रूप से इस कृषि से जुड़ी हैं। गारो खासी जयंतियाँ जो हमारी जनजातियाँ हैं वो मुख्य रूप से इसी कृषि से जुड़ी हुई हैं, ये याद रखेंगे दोस्तों। गारो खासी जयंतिया की कौन सी कृषि है पूछ लिया जाए तो उसमें होगा कौन सी? झूम कृषि, या झूम कृषि करके पूछ लिया जाए झूम कृषि किस जनजाति में मुख्य रूप से जुड़ी है,
तो कह देंगे कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियों से, इतना याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद आते हैं, ये पूर्वी क्षेत्र में की जाती है दोस्तों। पूर्वी क्षेत्र मतलब हमारा मेघालय, नागालैंड और असम मिजोरम की ओर, मेघालय, नागालैंड, असम और मिजोरम की ओर ये खेती की जाती है दोस्तों। पूर्वी क्षेत्र उसी को बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक समय में एक ही खेत में कई फसलों का उत्पादन होता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है ये भी कि एक समय में एक ही खेत में कई फसलों का उत्पादन किया जाता है झूम कृषि के अंतर्गत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेगा एक समय में एक ही खेत में कई फसलों का उत्पादन किस खेती के अंतर्गत करते हैं, तो कहेंगे झूम खेती यानी झूम कृषि के अंतर्गत करते हैं। इसमें विशेष पॉइंट जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये रासायनिक उर्वरकों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, घास फूस को जलाकर कृषि की जाती है, वर्षा पर आधारित होती है, गहराई से जुताई नहीं होती है। गारो, खासिया और जयंतिया जो हैं जनजातियों की मुख्य रूप से यही कृषि है और पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन से, जैसे मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम की तरफ ये पाई जाती है और एक समय में एक ही खेत में कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये मुख्य रूप से याद रखेंगे इन सब पॉइंट्स को दोस्तों। इसके बाद आती है रेचिंग कृषि। कौन सी, रेचिंग कृषि। इसमें क्या होता है, पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराते हुए की जाने वाली कृषि है दोस्तों। इसमें पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और चराते हुए ले जाते हैं, तो तब वही कृषि होती है, चराते हुए कृषि की जाती है, तो ये हो जाती है रेचिंग कृषि दोस्तों। इसके बाद आती है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब हो गया कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उत्पादन करना, मतलब और कोई व्यवसाय उसके साथ करना। जैसे कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन करना, मतलब पशुओं को पालना उसके साथ साथ, और उसके साथ साथ डेयरी उत्पादन करना, मतलब कि दुग्ध उत्पादन करके हम प्रोडक्ट्स तैयार कराते हैं। डेयरी मतलब दुग्ध को कलेक्ट करके हम बेचते हैं उसको, तो वो भी इसी के अंतर्गत मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है कि कृषि के साथ साथ क्या क्या और करते हैं। तो ये हो गए हमारी कृषियों के प्रकार दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं फसलों की तरफ। हमारे फसलें कितने प्रकार की होती हैं ये पढ़ेंगे दोस्तों, कि हमारे भारत देश में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं। तो जलवायु या मौसम के अनुसार कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं दोस्तों, 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं दोस्तों। अक्सर अगर कृषि से संबंधित पर्यावरण में क्वेश्चन आता है तो फसलों से संबंधित आएगा दोस्तों। इनसे याद रखेंगे कौन कौन सी फसलें हो गई, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से खेती की जाती है, कौन कौन सी फसल की जाती है, वो पढ़ेंगे, वही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आइए दोस्तों पढ़ते हैं रबी की फसल की ओर। तो रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं उसके विशेष पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कि रबी की फसल की विशेष बिंदु क्या हैं। तो पहला है, रबी की फसल जो है नवंबर दिसंबर में से मार्च अप्रैल तक की जाती है। मतलब नवंबर या दिसंबर में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये ख़त्म कर दी जाती है, यानी काट ली जाती है। तो ये रबी की फसल होती है। रबी का मतलब नवंबर दिसंबर में बोई गई, मार्च अप्रैल में काट ली गई। और इसके विशेष में बात करें इसका, और कि गेहूं के साथ बोई जाने वाली फसल ही हमारी रबी की फसल होती है। रबी का मतलब हो गया गेहूं के साथ बोई जाने वाली फसलें। इसके उदाहरण में देखते हैं गेहूं के साथ साथ और क्या क्या बो सकते हैं। जैसे गेहूं हमारा हो गया तो रबी की फसल है ही दोस्तों, उसके साथ चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, जौ और सूरजमुखी, ये हमारे रबी की फसलें हैं दोस्तों। कौन कौन सी, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, जौ, सूरजमुखी, ये हमारी रबी की फसलें हैं। ये हमारी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, यानी ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से रबी की फसलों को याद कर लेंगे दोस्तों। इसकी याद करने की अनेक ट्रिक्स हैं, उनसे चाहें तो आप अपनी ट्रिक बनाइए। अपनी ट्रिक बनाकर अगर याद करते हैं तो जल्दी से आसानी से याद कर लेंगे। बाकी हम तो ट्रिक बता ही सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप अपनी बना रहे हैं तो बनाकर आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों खरीफ की फसल की ओर। रबी की फसल में गेहूं के साथ उत्पादन होने वाले जो फसलें हैं वो सब आती हैं। नवंबर दिसंबर में बोई जाती, मार्च अप्रैल में काट ली जाती। उसके बाद आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करें दोस्तों तो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं दोस्तों, इसके विशेष में ध्यान देंगे कि धान के साथ बोई जाने वाली,
धान के साथ जो जो फसलें बोई जाती हैं वो हमारी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। रबी में गेहूं के साथ बोई जाने वाली, खरीफ में धान के साथ बोई जाने वाली फसलें। इसे मानसून फसल भी कहा जाता है। मानसून फसल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसी समय जून जुलाई में ही हमारा मानसून आता है और बारिश होती है, और बारिश पर आधारित ये फसलें होती है। धान की खेती के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, उसमें जल भरा ही रहना चाहिए खेत में, तभी अच्छी फसल होती है धान की। तो वर्षा का जल ही ऐसा है जो हमेशा खेत में बना रहेगा, भरा रहेगा, नहीं तो और तो समा ही जाता है खेत में जल। तो ये हो गई धान की फसल के साथ बोई जाने वाली फसल। कौन कौन सी हैं इसके उदाहरण में देख लेते हैं। धान के साथ साथ क्या बोया जाता है दोस्तों, धान के साथ हो गया ज्वार, बाजरा, मक्का, धान तो है ही दोस्तों। उसके साथ हो गया सोयाबीन, उड़द, दाल, अरहर, अरहर को तुर बोलते हैं दोस्तों, जूट, कपास, मूंगफली और तिल। ये सारी फसलें धान के साथ बोई जाने वाली फसलें हैं दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ज़रूर बोई जाए, किसी क्षेत्र में ये बोई जाती हैं, किसी क्षेत्र में नहीं बोई जाती दोस्तों। कहीं पर धान अधिक होता है तो कहीं पर सोयाबीन अधिक होती है, कहीं अरहर बोई जाती, कहीं नहीं बोई जाती। तो इसी तरह ये फसलें खरीफ की तो होती हैं दोस्तों, लेकिन जगह के हिसाब से ये बोई जाती हैं। कौन किस खेती के लिए पर्याप्त ज़मीन है उसी हिसाब से बोया जाता है। तो ये हो गई हमारी खरीफ की फसलें दोस्तों, जो धान के साथ बोई जाती हैं। इनको भी ट्रिक की सहायता से आप अपने बनाकर याद कर लेंगे। आसानी से याद तभी कर पाएंगे जो अपने आप बनाएंगे दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों जायद की फसल की ओर। तो जायद की फसल दोस्तों बहुत ही सिंपल, मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, मई जून में ख़त्म कर दी जाती है, मई जून में ख़त्म हो जाती है। बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, जो तीन मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मई जून में काट ली जाती है दोस्तों। ये याद रखेंगे जायद की फसलों को। इनका समय पूछ सकता है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में आया भी है कि जायद की फसल का समय या खरीफ की या रबी की फसल का समय क्या है। इसके बाद इसके उदाहरण में देखते हैं कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जायद की फसल में अधिकतर सलाद वाली फसलें यानी आती हैं ज़्यादातर, जो पानी से मतलब कि जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, मूंग हो गई। मूंग एक एक्स्ट्रा है दोस्तों जायद की फसल के लिए। बाकी जो हमारी सलाद के साथ यूज करते हैं वो वाली फसलें आती हैं। कौन कौन सी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब हमारे जायद की फसल, मतलब कि जो हमारी ककड़ी के से रिलेटेड होते हैं, जो जो सलाद में यूज होते हैं, वो हमारी जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। मूंग हो गई, मूंग भी इसी के अंतर्गत आती है। उसके बाद आप इसके नोट पॉइंट में देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अक्सर एग्जाम्स में ये भी आ जाता है कि बागानी फसलें कौन कौन सी हैं, यानी बागवानी फसलें कौन कौन सी हैं। तो बागवानी फसलें हमारी जैसे फल हो गया, कोई आम हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, ये सब बागों में बोए जाते हैं, मतलब बागवानी फसलें इनको कहा जाता है। चाय हो गई, ये भी बागान होते हैं, इनके भी, कहवा के भी बागान होते हैं दोस्तों। इसके बाद रबड़ होता है, रबड़ और मसाले, इन सब के बागानों के रूप में इन सबको बोया जाता है, मतलब इसके बाग बनाए जाते हैं इन सब फसलों के, मतलब कई सारे पेड़ एक जगह इकट्ठा करके बाग बनाते हैं, उन्हीं को बाग कहते हैं दोस्तों। तो उन्हीं के आधार पर ये फसलें की जाती हैं, इसलिए इनको बागवानी फसलें कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों नगदी फसलों की बात करें तो नगदी फसलें वो होती हैं दोस्तों जिनसे हमें तुरंत नगद प्राप्त हो जाए, यानी नगद का मतलब तुरंत पैसा प्राप्त हो जाए। जैसे इसमें गन्ना है दोस्तों, तो गन्ना खेत से जाता है, तुरंत उसको तौला जाता है और बेच के तुरंत पैसा आ जाता है आपके पास, उससे मतलब हमको नगद प्राप्त हो जाए, तो वो हमारी नगदी फसलें हैं। जैसे तम्बाकू हो गई, तम्बाकू भी जाता है खेत से, पैसा आ जाता है तुरंत। जूट हो गया, कपास हो गया, ये सब हमारी नगदी फसलें, इनमें तुरंत आपको पैसा मिल जाता है। इनका हम भंडारण नहीं करते दोस्तों, इनका भंडारण नहीं करते, इनको तुरंत बेच दिया जाता है, तभी इनको नगदी फसलें कहते हैं, यानी तुरंत पैसा हमको इनका आ जाता है। तो नगदी फसलें कौन कौन सी, गन्ना, कपास, जूट और तम्बाकू, इनको भी याद रखेंगे दोस्तों, इनसे प्रश्न अधिकतर बनते रहते हैं। तो ये हुआ हमारा कृषि के बारे में, अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा इसमें। इसके बाद आते हैं दोस्तों कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है जिनके बारे में, तो उन प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध क्रांति की बात करें, श्वेत को दुग्ध क्रांति भी कह सकते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी कह सकते हैं दोस्तों। श्वेत का मतलब हो गया दुग्ध क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से दोस्तों। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे, दुग्ध उत्पादन से। दूध हमारा सफ़ेद होता है, इससे याद रखेंगे, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है।
और इसकी बात करें दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो हमारे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने अमूल डेयरी का उत्पादन, मतलब कि अमूल डेयरी का स्थापना की थी। तो वही है हमारे वर्गीज कुरियन जी, जो श्वेत क्रांति के जनक हैं और दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। अमूल डेयरी इस समय हमारी अभी भी चल रही है, बहुत फेमस डेयरी है। इसके बाद आते हैं नीली क्रांति की ओर। तो नीली क्रांति हमारी मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे दोस्तों? मत्स्य पालन से। तो नीली क्रांति इसलिए, नीले से मत्स्य मतलब मछली जो होती है हल्की नीली कलर की होती है दोस्तों, समुद्र में पाई जाती है, समुद्र का जल नीला होता है, तो उसी से आधार पर वो भी नीली नीली हल्की दिखाई देती है, इसलिए इसको नीली क्रांति कहा गया। इससे याद रखेंगे दोस्तों। और इसके जनक की बात करें तो इसके जनक हैं हमारे अरुण कृष्णन जी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, पूछा जाता है श्वेत क्रांति के बारे में, और आगे बताएंगे और कौन कौन से प्रश्न अच्छे आते हैं। उसके बाद आता है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति के बारे में पूछ सकता है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित दोस्तों? आलू उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आता है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति है हमारी झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन से। इसके जनक हैं गुलाबी क्रांति के हमारे दुर्गेश पटेल जी। दुर्गेश पटेल जी इसके जनक हैं। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, वही दोस्तों श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भी होता है, तो वो संबंधित है हमारी दुग्ध उत्पादन से। इसको बताया था ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, अमूल डेयरी के संस्थापक। उसके बाद आता है हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हरित क्रांति कब आई थी, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो हरित क्रांति हमारी 1967 से 1968 के बीच में आई थी। और इसके संबंधित किससे हरित क्रांति? तो है हमारा खाद्यान्न उत्पादन से दोस्तों। खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है, 1967-68 में आई थी। इसके जनक की बात करते हैं तो हमारे भारत में इसके जनक हैं हमारे MS स्वामीनाथन जी। कौन है हमारे? MS स्वामीनाथन जी। अगर विश्व की बात करें, वैश्विक स्तर की बात करें तो हमारे हैं नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, लेकिन भारत पे हैं हमारे MS स्वामीनाथन, भारत से संबंधित हरित क्रांति के जनक। उसके बाद आता है दोस्तों पीली क्रांति की बात करते हैं। तो पीली क्रांति हमारी खाद्य तेल और तिलहन से संबंधित है। तिलहन से संबंधित है या खाद्य तेल से संबंधित है। तेल भी हमारा पीले कलर का होता है दोस्तों, अगर उसको सही से देखा जाए तो पीला रंग उसमें होता है, इसलिए इसको पीली क्रांति से संबंधित माना गया है। उसके बाद आता है काली क्रांति दोस्तों। काली क्रांति मतलब पेट्रोलियम या खनिज तेल या कोयला भी कह सकते हैं दोस्तों। पेट्रोलियम या कोयला से संबंधित है हमारी काली क्रांति। पेट्रोलियम तो हमें पता है, वैसे भी पेट्रोलियम का रंग हल्का काला होता है, तो काली क्रांति हमारी पेट्रोलियम या कोयले से संबंधित है। उसके बाद आते हैं दोस्तों रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति भी इसे बोलते हैं दोस्तों। तो रजत क्रांति हमारी अंडा उत्पादन से संबंधित। किससे दोस्तों? अंडा उत्पादन से संबंधित है। और इसका उत्पादन, इसको जनक बोलते हैं, तो जनक इसके हैं इंदिरा गांधी जी हैं। इंदिरा गांधी जी हैं दोस्तों इसकी जनक, रजत क्रांति के अंडा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आती इंद्रधनुषी क्रांति दोस्तों। तो इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब है, इस क्रांति का मतलब है सभी प्रकार की क्रांतियों को बढ़ावा देना। मतलब जो ऑपरेशन फ्लड है, हरित क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, काली क्रांति, इन सभी को बढ़ावा दिया जाता है इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत। मतलब सभी क्रांतियों का विकास होता है, इसमें सभी का उत्पादन एक साथ किया जाता है। उसके बाद इससे संबंधित और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, उनको पढ़ते हैं। जैसे भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। भारत का एकमात्र राज्य, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया दोस्तों, लेकिन अभी राज्य बोल सकते हैं उसको। भारत का एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, तो वो हमारा कौन सा दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर। केसर हमारी बहुत गर्म होती है दोस्तों, इसलिए ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, इसका वहीं पर उपयोग किया जाता है ज़्यादा मात्रा में। तो यही से याद रखेंगे कि ठंडे प्रदेशों में कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, एकमात्र राज्य है वहीं पर इसका उत्पादन होता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं गेहूं के प्रथम 3 बड़े? वो हैं हमारे यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये हमारे 3 हैं सबसे बड़े उत्पादक गेहूं उत्पादन में। उसके बाद आता है भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो है हमारा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। दोस्तों चावल का कटोरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर चावल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। वैसे भी दोस्तों साउथ की तरफ हमारा चावल का उत्पादन बहुत होता है और वहाँ पर चावल ही अधिकतर खाया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा है जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है भारत का। इसके बाद आता है केंद्रीय शुष्क भूमि
खेती अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये उपस्थित है हमारा हैदराबाद में दोस्तों। कहाँ पे? हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में ये स्थित है ये अनुसंधान। उसके बाद आते हैं भारत के में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? दोस्तों सबको पता होगा, भारत में चाय सबसे ज़्यादा असम राज्य में पैदा होती है। कहाँ पे दोस्तों? असम राज्य में। उसके बाद आता है नारियल उत्पादन में भारत में विश्व में स्थान। नारियल के उत्पादन में भारत, संपूर्ण भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जरूर पूछ सकते हैं इनसे कुछ संबंधित कोई भी प्रश्न। तो इसके बाद आते हैं भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, तो हमारा उत्तर प्रदेश है भारत का जो सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादन करता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, भारत में रेशम उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? रेशम उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों। उसके बाद आता है रेशम उत्पादन में कौन सबसे अग्रणी राज्य है दोस्तों? तो रेशम उत्पादन में बात करेंगे तो हमारा कर्नाटक राज्य। कौन सा? कर्नाटक राज्य हमारा रेशम उत्पादन में। उसके बाद आते हैं दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान पूछता है, तो दुग्ध उत्पादन हमारे भारत में बहुत अधिक मात्रा में होता है दोस्तों। तो दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भारत का विश्व में स्थान है पहला स्थान दोस्तों, पहला स्थान है भारत का दुग्ध उत्पादन में। उसके बाद आते हैं दोस्तों, फल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? फलों के उत्पादन है, तो दोस्तों फलों का उत्पादन भी भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है, मतलब विश्व में स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है फलों के उत्पादन में भी। उसके बाद आते हैं, भारत में जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? जूट उत्पादन में प्रथम राज्य हमारा दोस्तों कौन सा है? तो हमारा प्रथम राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है भारत में, तो हमारा भारत में जूट उत्पादन प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, भारत में प्रथम सोयाबीन उत्पादक राज्य, प्रथम जो राज्य है जहाँ सोयाबीन सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पाई जाती है भारत में, तो हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन की जाती है दोस्तों भारत में, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद आते हैं, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान, तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है हमारा तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में। उसके बाद आते हैं, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव वाली खेती कौन सी है? मतलब हरित क्रांति जब आई तो हरित क्रांति से हमारा कौन सी ऐसी कृषि है या खेती है, कौन सी ऐसी फसल है जिसमें सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, जिसमें सबसे अधिक उत्पादन हुआ? तो खेती हमारी कौन सी? गेहूं उत्पादन। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव वाली खेती कौन सी है? तो हमारी गेहूँ उत्पादन है। तो दोस्तों ये खत्म होते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न कृषि से संबंधित। तो इस वीडियो को आप देखिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा ये वीडियो। लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर कोई भी इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको तुरंत दिया जाएगा दोस्तों। अगर सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे यूजे पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद।